हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज मुझे दयानंद ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर आपसे रूबरू होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए दयानंद ऑनलाइन क्लासेस को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 के यूनिट 3 का चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको छोटा सा कंसेप्ट है वो बताना चाहूँगा, ठीक है। और वो कंसेप्ट क्या है, तो आपने जब कक्षा 12 की जो ये फिजिक्स की बुक थी वो स्टार्ट किया, तो उसका जो पहली यूनिट थी आपकी वो थी स्थिर वैद्युतिकी की, ठीक है। तो आपने वहाँ पे जो आवेश स्थिर होता है उसके लिए जितनी भी कंडीशंस होती हैं, यानी कि उसके विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो एक दूसरे आवेश पे बल कितना लगाएगा, ठीक है, उसके चारों तरफ विभव कितना होगा किसी दूरी r के ऊपर, और उस आवेश के जो विभव का जो क्षेत्र है उसके अंदर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपने पढ़नी थी। अब उस केस में आपने ध्यान दिया होगा तो हर एक पॉइंट टॉपिक के लिए आप आवेश को स्थिर मानते थे। अब आवेश अगर स्थिर मानने हैं और अगर वो गतिशील हो गया तो क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। गति भी कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है। पहली है एक समान चाल या वेग से गति, ठीक है, या निश्चित चाल या वेग से गति। दूसरी कौन सी हो सकती है, दूसरी होती है एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि त्वरित गति। तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, तो वो जो कंसेप्ट है वो आपको पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो इसका मतलब क्या है, विद्युत धारा का मतलब क्या है कि जो आवेश है वो अगर गति करता है तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होती है। नॉर्मली यही चीज़ है ना, ठीक है। तो अगर आवेश जो है हमारा, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ है अपनी फिजिक्स, ये वाला जो चैप्टर है वो किस पर डिपेंड करेगा, विद्युत धारा पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि आवेश गति करेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो आवेश जो है वो अगर स्थिर है, ठीक है, अगर आवेश स्थिर है तो इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो ही उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, और किसकी वजह से होता है, वो होता है अपने विद्युत बल रेखाओं की वजह से, ठीक है। दूसरा, अगर आवेश गतिमान है, ठीक है, आवेश गतिमान है तो गति कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है। पहली कौन सी है, पहली है आपके एक समान चाल या एक समान वेग से गति कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी होगा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, ठीक है। आवेश अगर एक समान चाल या वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे, ठीक है। अब तीसरा जो केस आता है इसी में गति, वो कौन सी होगी, त्वरित गति, ठीक है। अगर त्वरित गति करता है तो उस केस में विद्युत क्षेत्र भी होगा, उसको ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, प्लस मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, उसे बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये जो आवेश है वो क्या करेगा, जो विकिरण है उसको उत्सर्जित करेगा, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट हुआ आवेश के लिए। आवेश स्थिर है तो ओनली विद्युत क्षेत्र, गतिमान में अगर एक समान चाल या वेग से गति करता है तो चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्र होंगे, और त्वरित गति करता है तो दोनों क्षेत्र के साथ साथ वो विकिरण भी उत्सर्जित करता है। तो जो सूरज से आपके रोशनी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, आवेश के त्वरित गति की वजह से वो विकिरण वहाँ से आ रही है, ठीक है। ये जितनी भी विकिरण है उसमें ये वाला कंसेप्ट यूज होता है। अब ये जो है ऐसा क्या हुआ, अब कंसेप्ट क्या है इसके अंदर सबसे समझने वाला, कि जब आवेश तो वो का वही है, अब वो चाहे पड़ा है चाहे गति कर रहा है, तो उसमें क्या चेंजेस हुआ कि जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र और ये जो विकिरण है वो उत्पन्न हो जाती है। ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आवेश गति कर रहा, तो आपने ये पढ़ा होगा इस तरह से, सपोज करिए धनावेश है तो उसके चारों तरफ क्या होती है, इस आवेश के
पृष्ठ से समकोण बनाती हुई विद्युत बल रेखाएं निकलती है। तो खाली विद्युत बल रेखाएं अगर स्टेबल है, अब अगर ये गति करता है तो गति करता है तो इसके साथ साथ बल रेखाएं भी क्या करती है, गति करती है। तो कोई एरिया अगर हम लेते हैं इस विद्युत बल रेखाओं के अंदर, तो उस एरिया में से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्लक्स। तो विद्युत जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, किसी एरिया में से निकलने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है वो परिवर्तित होगी। और जब भी विद्युत फ्लक्स परिवर्तन होता है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। और इसका उल्टा कि अगर चुंबकीय जो रेखाएं हैं वो अगर किसी क्षेत्र में से निकलती है, ठीक है, और उसके मान में या उसकी संख्याओं में परिवर्तन होता है तो वहाँ चुंबकीय फ्लक्स जो है वो परिवर्तन हुआ, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ था, अभी तक हम जिसको चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को अलग अलग मानते थे, अब वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र में अगर विद्युत फ्लक्स में अगर परिवर्तन हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा, ई बी के साथ विकिरण। अब आपने कभी बस के ऊपर बैठे हो कभी, हालांकि नहीं बैठना चाहिए, या फिर आप बाइक पे चल रहे हो, तो बाइक पे चल रहे हो तो आप क्या करते हो, कपड़ा सपोज करो इतना सा कपड़ा अपने पास है ना, उस कपड़े को आप हाथ में लेके ऐसे पकड़ोगे तो वो क्या हो रही है, ऐसे ऐसे चलता है ना हवा के साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये बल रेखाएं हैं उनमें भी क्या आता है, कर्व आता है, कर्व की वजह से वो विकिरण को एमिट करती है। ठीक है। तो तीनों कंसेप्ट में आ गया आपको, त्वरित गति में क्या हुआ, एक समान में क्या हुआ, और इसमें स्थिर वाले में क्या हुआ। ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था जो आपको इस किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगा कि बताना जरूरी है तो मैंने आपको बताया है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी जो किताब है आपके उसके पहले टॉपिक के ऊपर। और जो पहला टॉपिक है वो है ओरस्टेड का प्रयोग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका। ओरस्टेड का प्रयोग। ठीक है। ओरस्टेड ने क्या किया था, मैं आपको पहले थ्योरेटिकली समझा देता हूं। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया था, इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कुंजी है, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारी बैटरी हो गई, ये की हो गई, और ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ये जो वायर है इसमें करंट अगर आप देखोगे सर्किट में तो किस तरफ फ्लो करती है, इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो सपोज करिए कि फर्स्ट वाले केस में उन्होंने क्या किया कि इस की को ऑफ रखा। ठीक है। की जो है आपकी वो क्या है, ऑफ है ना, बंद है। तो उस केस में क्या हुआ कि जब उन्होंने इसके पास में एक चुंबकीय सुई रखी, ये इसका एन भाग है और ये एस भाग है, तो इन्होंने इसके पास जब चुंबकीय सुई रखी तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन यानी कोई विक्षेप नहीं था। ठीक है। दूसरे वाला जो लिया उन्होंने सर्किट, अब इस की को ऑन किया। ठीक है। तो ऑन करने पे क्या हुआ, जैसे ही की को ऑन किया तो अब करंट फ्लो करी किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस जो सुई थी इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है। और डिफ्लेक्शन किस तरफ हुआ, ये चुंबकीय सुई इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। अब वो किधर होती है वो भी प्रैक्टिकल से समझेंगे अपन, ये भी डायग्राम में समझिए आप, किधर हो गई डिफ्लेक्ट, इस तरफ सपोज करिए में डिफ्लेक्ट हो गई पश्चिम की तरफ। अब इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट वाला तो जो है उस डायग्राम में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है। जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो इस बार बैटरी को पलटती चेंज हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जैसे ही इन्होंने चेंज किया तो अब जो उसका डिफ्लेक्शन है चुंबकीय सुई का वो पहले वाले के अपोजिट हो गया। जो विक्षेप है किस तरफ हुआ, इस बार
इस तरफ विक्षेप उत्पन्न हो गया, यानी कि जो सुई थी वो इस तरफ घूम गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जब भी जो चुंबकीय सुई में अगर डिफ्लेक्शन आता है यानी कि विक्षेप आता है तो कब आता है, जब वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आप देखिए पहला केस क्या है, जबकि आपकी ऑफ थी, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो उसके चारों तरफ, तार के चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही करंट प्रवाहित करी तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, करंट की डायरेक्शन चेंज की तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, विक्षेप भी दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो गया या दूसरी दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है किसी वायर में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, इससे पहले, इस प्रयोग से पहले हम क्या मानते थे कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों अलग अलग चीजें, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। लेकिन ओरस्टेड ने ये रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट किया और जिससे एकदम से जो आपकी फिजिक्स है वो मॉडिफाई हुई, चेंज हुई। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को अपन करके देखते हैं एक बार, है ना। तो आप देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे चुंबकीय सुई ले रखी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझते हैं। मेरे पास दो एक्सपेरिमेंट हैं। ठीक है, मैं पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो ये बताता हूँ कि चुंबक बनती है कि नहीं बनती है ना। अभी तक हमने थ्योरेटिकली क्या समझा था कि जब किसी तार में से धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक कोयल बनाई है मैंने। ठीक है, इस कोयल को मैं जब इसके यहाँ टच करता हूँ तो क्या हुआ, जो लोहे की पिन है उस लोहे की पिन को इसने अट्रैक्ट कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये हमारा होगा पहला एक्सपेरिमेंट जिससे हमने क्या किया है, चुंबक बनाया। अब वापस स्टार्ट करूँ। तो जो ओरस्टेड का ओरिजिनल प्रयोग था वो अपन करके देखते हैं। मैंने यहाँ एक चुंबकीय सुई ले रखी है। ठीक है, इस चुंबकीय सुई में जो है किस तरह से रखा, मैंने इसको भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा में रखा है। ये उत्तर दिशा है अपनी और ये क्या है, पृथ्वी की अपनी दक्षिण दिशा, उसके अंदर हमने इसको रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक वायर लेता हूँ, जो तार है अपना, उस तार को भी मैं क्या करता हूँ, इस चुंबकीय सुई के ऊपर सीधी रेखा में रखता हूँ। ठीक है, अब उस तार को इसके ऊपर रखने पे क्या हुआ कि ये है अपनी दक्षिण दिशा, ये है इसकी उत्तर दिशा। तो उत्तर दक्षिण दिशा में हमने तार को रख दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ओरस्टेड ने जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रख के और उसके बाद में इसमें धारा प्रवाहित करवाते हैं। तो पहला हमारा केस है कि हम इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं, किधर से किधर, दक्षिण से उत्तर की ओर। अभी देखो, जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित करवाते हैं। ठीक है, तो हमारा पश्चिम दिशा कौन सी हुई, ये वाली पश्चिम दिशा हो गई और ये वाली पूर्व दिशा हो गई। तो देखते हैं डिफ्लेक्शन किस तरफ जाता है, पश्चिम में जाता है या पूर्व में जाता है। ठीक है, तो इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित करने के लिए मुझे बैटरी के पॉजिटिव जो टर्मिनल है मेरा, उसको दक्षिण से जोड़ता हूँ और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको तार के उत्तर वाले भाग से जोड़ता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ तो आप देखिए हुआ डिफ्लेक्शन किस तरफ गया, ये डिफ्लेक्शन गया है पश्चिम दिशा की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ओरस्टेड के प्रयोग में जो हमारा निष्कर्ष है वो पहला निष्कर्ष तो ये हो गया कि जब धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो डिफ्लेक्शन उत्पन्न नहीं होता है, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, विक्षेप जो है चुंबकीय सुई में वो उत्पन्न होता है। ठीक है, और विक्षेप भी कैसे, जब दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप जो होता है वो किस तरफ जाता है, पश्चिम दिशा की ओर जाता है। इससे आगे वाला कि अगर धारा की दिशा जो है वो उत्तर से दक्षिण हो, उस केस में तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा। तो इस बार उत्तर को पॉजिटिव से जोड़ना है और दक्षिण को इससे जोड़ना है। ठीक है, आप देखिए किस तरफ आया डिफ्लेक्शन, पूरा डिफ्लेक्शन आया है पूर्व की ओर। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये ओरस्टेड का कुल मिला के प्रैक्टिकल जो था वो हमने करके देखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसके जो है निष्कर्ष जो है वो अपन निकालते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी हमने क्या देखा, ओरस्टेड का जो प्रयोग था हमने करके देखा है, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था वो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है चुंबक है वो भी मैंने आपको बना के दिखाई थी। ठीक है, कि जो कील को उसने क्या किया था, जो कील के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हुआ था उसने पिन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा जो हमने पढ़ा है वो हमने करके देख लिया है। अब इस जो अपने प्रैक्टिकल किया उसके निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष क्या थे इस प्रयोग के। ठीक है, ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है जब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो
उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, जब तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, ये हो गया पहला निष्कर्ष ओरस्टेड के प्रयोग का। दूसरा निष्कर्ष, दूसरा क्या था कि जब तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह धारा के मान को बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, क्या हो रहा है, जब वायर में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके चारों तरफ, और अगर धारा का मान बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो 0 पे था तो कोई नहीं था, फिर धारा कुछ प्रवाहित की तो उसमें उसका मान है वो बढ़ गया। ये आप कर सकते हैं अगर अपन पोटेंशियोमीटर इसमें यूज करेंगे, है ना, जो धारा को क्या करता है, कम ज़्यादा करता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन पे क्या होंगे, कम ज़्यादा उत्पन्न होंगे। ठीक है, उससे आप देख सकते हैं। तीसरा जो है वो हो गया कि अगर इस तार से अपन दूर जाते हैं, ठीक है, तो दूर जाते हैं तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम मिलेगा, डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, क्योंकि तार के पास सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। ठीक है, तो तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा निष्कर्ष। चौथा निष्कर्ष, चौथा हमने क्या किया था, चौथा हमने ये किया कि ये जो चुंबकीय सुई है अभी क्या थी, तार के नीचे थी, अब जब तार के ऊपर लाओगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जब मान लो जब तार के नीचे थी तब क्या था, पश्चिमी की तरफ था, तार के ऊपर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व की तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो तार के ऊपर और नीचे दोनों जो डायरेक्शन होती है चुंबकीय क्षेत्र की वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, तो तार के ऊपर व नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, नीचे अगर इस तरफ डायरेक्शन है, ऊपर इसके अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में डायरेक्शन होगी। पांचवा क्या हो जाएगा इसके अंदर, अभी क्या देखा था हमने, उत्तर पूर्व, जो उत्तर दक्षिण वाली जो अपनी दिशा थी उसमें अपन ने क्या लिखा, चुंबकीय सुई को रखा, और उसके बाद दक्षिण से उत्तर की ओर हमने क्या की, जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित की, तो चुंबकीय सुई किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, विक्षेप हुआ उसमें, वो हुआ पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो ये चीज लिखेंगे कि जब तार में से विद्युत धारा भौगोलिक दक्षिण दिशा से
उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप किस तरफ होगा? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर होता है। छठा क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, कि अगर उत्तर से दक्षिण की ओर धारा प्रवाहित होती है तो विक्षेप पूर्व की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो जब तार में से विद्युत धारा भौगोलिक उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप पूर्व की ओर, है ना, पूर्व की ओर होता है। ठीक है, मेनली हमारे पास जो इसके ओरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष है वो कुछ ये वाले निष्कर्ष रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ओरस्टेड का जो नियम है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसके साथ हमने इसको प्रैक्टिकली भी देख लिया। आगे की जो भी हमारी चीज़ें रहेंगी हम क्या करेंगे, उसको हमेशा मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस में, तो उसके माध्यम से मैं आपको हर चीज़ जो है वो मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल जो हमारे पास अवेलेबल है उनका यूज़ करके, और मैं आपको हर जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको करके दिखाऊं। ठीक है, धन्यवाद।